श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास हरियाणा, आदरणीय श्री विजय वर्धन जी, मुख्य सचिव हरियाणा, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अमित अग्रवाल जी, एडिशनल PSCM श्रीमती आशिमा बराड़ जी, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM, समस्त अधिकारीगण, अन्य गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के कर्मी व सभी महिलाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जो YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी महिलाओं का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज देश की कुछ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाएं MOU करने के लिए मौजूद हैं, उन सबका भी मैं ये स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही दुख सुख को सहकर अपने फर्ज निभाती है, वही नारी कहलाती है। अब मैं महिला एवं बाल विकास के सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं पर और नए आयामों पर प्रकाश डालें। श्री राकेश गुप्ता जी। शुक्रिया रेणु जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य माननीय मनोहर लाल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य श्री विजय वर्धन जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, यहाँ पर उपस्थित, यहाँ और 7 जिलों में जो उपस्थित हैं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर्स, जो हमारे कमीशन हैं उनके चेयरपर्सन्स, और जो बहुत बड़ी संख्या में नारी शक्ति आज जो 23 जगहों पे जो ये कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं, उन सब का मैं पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले नारी शक्ति को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में वेबकास्टिंग के माध्यम से भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उन सब का भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। पिछले 18 वर्षों में महिलाओं और लड़कियों से संबंधित मुद्दों में मुझे काम करने का मौका मिला, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो या पोषण हो। वर्ष 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, उस समय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बेटी बचाओ की जिम्मेवारी दी। पिछले 6 सालों में हम लगभग 30,000 से अधिक लड़कियों को कोख में बचा चुके हैं। अभी ठीक 1 माह पहले मैंने सचिव के तौर पे महिला एवं बाल विभाग में ज्वाइन किया है। पिछले 6 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अधिक काम किए हैं, बहुत नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिसकी चर्चा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अमेरिका के अखबारों में, यूरोप के अखबारों में भी हरियाणा में जो काम हुआ है उसके बारे में चर्चा है। मैंने क्योंकि अभी नया विभाग में ज्वाइन किया है, तो इसके अंतर्गत मैं समझता हूं कि पूरे विभाग की जो जिम्मेवारियां हैं वो मुख्यतः 4 हैं, जिनके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले है महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की। अगर हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं सशक्त हों, और उसके लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो हमारे सड़क हैं, चौराहे हैं, पार्क हैं, उन सबको सुरक्षित करना एक हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा जो लड़कियां नौकरी करना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, वो 2 व्हीलर पे जा आ सकें, उनको ट्रेनिंग हो, उनके पास लाइसेंस हो, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है और उसको हम करेंगे। पिछले वर्ष ऑनरेबल CM साहब ने एक बहुत बढ़िया किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की, लेकिन अभी भी मासिक धर्म के संबंध में हमें लगता है कि बहुत अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, और इसको यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए सबको ये चीज मिले और उसके प्रति जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना एक प्राथमिकता होगी। दूसरे नंबर पर जो पूर्व स्कूली शिक्षा यानी कि प्री स्कूल जो एजुकेशन है, उसके ऊपर काम बहुत तेजी से इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की थी, 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है,
और उसके साथ साथ जो बची हुई 21,900 आंगनवाड़ी हैं वहां पर भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ काम किया जाएगा इस साल। इसके साथ साथ जो क्रेच हैं वो भी सीएम साहब ने घोषणा की हुई है और उसके अंदर सार्वभौमिकरण करने के लिए जिस महिला को जरूरत है, जिस बच्चे को क्रेच की जरूरत है, वो भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो बाल संरक्षण की, ऐसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में हैं या कमजोर बच्चे हैं, उनको किस तरह से संरक्षण दिया जाए, मदद दिया जाए, ये भी प्राथमिकता है। और अंत में जिस एक बहुत ही अहम मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण के बारे में एक बहुत बड़ा कैंपेन पोषण करके लॉन्च किया था, तो इसके अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुपोषण और अनीमिया मुक्त हरियाणा करने के लिए एक बहुत बड़े जन आंदोलन का आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे साथ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल की टेक्निकल टीम हमें सपोर्ट देगी, साथ साथ लोकल पीजीआई रोहतक की टीम भी हमें सपोर्ट करेगी। साथियों, ये जो सब काम है बहुत जटिल हैं, काफ़ी काम हो चुके हैं और बहुत कुछ करना है, तो इन सब के लिए सभी विभागों के तालमेल की आवश्यकता होगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस, अभियोजन, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इन सब विभागों के साथ साथ भारत सरकार के साथ इसी तरह से जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो संवैधानिक हैं या गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। मीडिया के साथियों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इसमें एनजीओ का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज 9 जो अच्छी एनजीओज हैं जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिला स्तर पर जो उपायुक्त हैं उनका नेतृत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के जो सुशासन सहयोगी हैं वो भी अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, मैं तो हरियाणा में पैदा और बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं मेरे लिए हैं और ये तीनों का जन्म हरियाणा में हुआ है और तीनों हरियाणा से हैं। मेरा पूरा जीवन समर्पित है हरियाणा की महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। आज एक बहुत बड़ा मौका है। आज के अवसर पर हम सबको प्रण करना चाहिए जो समाज के अंदर महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम सबको आगे आना होगा। केवल महिलाओं और लड़कियों को नहीं, साथ साथ जो पुरुष हैं, 50% जो आबादी है, हमें भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना पड़ेगा। अब मैं अपने शब्दों को विराम लगाता हूं और इस महोत्सव को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। शुक्रिया। जय हिंद। हमारे बीच श्री कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे सचिव श्री राकेश गुप्ता जी, आपके मार्गदर्शन में हमारा पूरा विभाग हमेशा उत्सुक रहता है और हम बहुत पहले से आपके अंडर काम करना चाहते थे। शायद हमें अभी हमारा समय अभी आपके साथ काम करने का हुआ। आपने आते ही पूरे विभाग को एक ऊर्जा से भर दिया और मुझे पूरा यकीन है आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो 3 उपक्रम आज हम जोड़ने जा रहे हैं जन आंदोलन के रूप में, प्रधानमंत्री जी के पोषण अभियान के तहत हमने ये प्रण किया है कि हरियाणा ने कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई पूरी करेंगे हम, और इसके लिए हमने जो कदम उठाए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी इस जन आंदोलन की शुरुआत करें। हरियाणा ने प्रण किया है कि सभी महिलाओं को हर क्षेत्र में सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी प्रयास के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनके बच्चों के लिए 500 क्रैच खोलेंगे और इसी कड़ी के तहत हम 300 क्रैच तैयार कर पाए हैं और उनका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है उनका कृपया उद्घाटन। प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ता हुआ हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता के कारण
सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्हें समान दर्जा मिलना जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक महिलाओं को कार्यबल में जोड़ना होगा। स्त्री पुरुष दोनों यदि काम पर जाएंगे तो बच्चों की देखरेख का प्रावधान भी करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले वर्ष घोषणा पत्र में 500 क्रैशेस स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और आज महिला दिवस के इस मौके पर 30 क्रैशेस का शुभारंभ किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने क्रैशेस की गुणवत्ता पर बल देते हुए तकनीकी संस्था मोबाइल क्रैशेस को इस कार्य से जोड़ा है। आज राज्य के कई जिलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इन क्रैशेस द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ जिन बेटियों को घर में बाल देखरेख के लिए रुकना पड़ता था, उनको भी विद्यालय जाने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से हरियाणा सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज इन क्रैशेस की शुरुआत करके हरियाणा राज्य नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। महिलाओं को किसी भी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण से बचाने के लिए हमने 24x7 वुमेन हेल्पलाइन शुरू की हुई है और एक वन स्टॉप सेंटर भी हमारा हर जिले में है जो इन महिलाओं की समस्याओं को देखता है, रात दिन उनकी सेवा में लगा रहता है। इन जिलों में सफलतापूर्वक सभी वन स्टॉप सेंटर का संचालन हो रहा है। हरियाणा में महिलाएं सभी व्हाट्सएप के माध्यम से भी महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर से भी जुड़ सकती हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस व्हाट्सएप को भी लॉन्च करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च किए गए इन सभी अभियानों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आज हम कुछ एनजीओ के साथ भी एमओयू साइन करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जागोरी और सेफ्टी पिन के प्रतिनिधि सीनियर प्रोग्राम मैनेजर सोनाली व्यास और विभाग की तरफ से पूनम रमन ज्वाइंट डायरेक्टर को एमओयू एक्सचेंज करने के लिए बुलाना चाहूंगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मानस फाउंडेशन से श्री अमनदीप सिंह और विभाग की तरफ से श्रीमती पूनम रमन ज्वाइंट डायरेक्टर को एमओयू एक्सचेंज करने के लिए। मानस हरियाणा के परिवहन विभाग और आरटीए के अंतर्गत आने वाले सभी ड्राइवरों को जेंडर सेंसिटाइजेशन का आयोजन करवाएगा। हरियाणा सरकार उन सभी लड़कियों और महिलाओं के सुरक्षित और सरल परिवहन यात्रा के लिए अच्छे अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं ब्रेक थ्रू के श्री मुकेश डिगानी और विभाग की ओर से ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर पूनम रमन को एमओयू एक्सचेंज करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये पूरे हरियाणा में किशोरियों के बीच लिंग आधारित हिंसा और माहवारी संबंधी स्वास्थ्य परंपराओं के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। हरियाणा सरकार सभी लड़कियों और महिलाओं के सुरक्षित और निरापद सार्वजनिक परिवहन यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर अशोक कुमार रावत को विभाग की ओर से श्रीमती कमलेश राणा को आमंत्रित करती हूँ कि वो एमओयू एक्सचेंज करें। ये दोनों साथ मिलकर के हरियाणा में कुपोषण और एनीमिया को रोकने की दिशा में काम करेंगे।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जो आंगनवाड़ी में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए हमारे साथ काम करेंगे, और विभाग से मैं श्रीमती राजबाला कटारिया, ज्वाइंट डायरेक्टर आईसीडीएस, और प्रथम एजुकेशन से श्रीमती संयुक्ता सुब्रमण्यम को एमओयू एक्सचेंज करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मोबाइल क्रैच से श्रीमती सुमित्रा मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और विभाग से श्रीमती राजबाला कटारिया। मोबाइल क्रैच की सहायता से हम पूरे हरियाणा में 500 क्रैचेस खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब मैं कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन के प्रतिनिधि डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मिसेस ज्योति माथुर, और विभाग से डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती रचना यादव को आमंत्रित करती हूँ कि अपना एमओयू एक्सचेंज करें। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जमीनी स्तर पर जुड़ाव के आधार पर बाल संरक्षण के क्षेत्र में नीतिगत बदलाव की शुरुआत करने में सबसे आगे है। अब मैं बचपन बचाओ आंदोलन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री धनंजय टिंगल और विभाग से डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती रचना यादव को आमंत्रित करती हूँ कि वह एमओयू एक्सचेंज करें। 1980 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित बचपन बचाओ आंदोलन भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा आंदोलन है। हरियाणा सरकार बच्चों के हित और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम है, उसमें जिन जिलों में अभूतपूर्व वृद्धि की है उनमें सबसे पहले है सिरसा, जिनको फर्स्ट प्राइज मिलता है, श्री जयवीर सिंह आर्य भिवानी, और श्यामलाल पूनिया सोनीपत से। तीन है। अच्छा, ठीक है सर। और न्यूट्रिशनल अवार्ड के लिए भी श्री धीरेन्द्र खटगाटा नूह से, श्री अजय कुमार नारनौल से, और श्री मुकेश आहूजा पंचकुला से। हाँ जी, बोल दिया सर। 6 अरे लाओ ना। वो दे दो। दे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करें।
सबसे पहले श्रीमती सुमेधा धानी, डॉक्टर प्रियंका सोनी जो हिसार की डीसी हैं, इन्होंने एनीमिया व कुपोषण की शिकार महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम चलाया है चहक कार्यक्रम के तहत। अगली है श्रीमती आशा रानी, इनको कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया जा रहा है। अगली है कुमारी सोनू, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। कुमारी तनुजा, इनको सभी को स्पोर्ट्स में उपलब्धि के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। श्रीमती कुमारी तनुजा, कुमारी प्रीति, कुमारी ऐश्वर्या, कुमारी सोनिका, कुमारी पूनम, कुमारी विकास राणा, कुमारी श्रीमती रामरती, श्रीमती स्वीटी, इन सभी को स्पोर्ट्स में उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। अगला है श्रीमती स्नेहलता, ये सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सोनीपत में अच्छा काम किया है। अगली भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, श्रीमती प्रदीप कुमार, एएसआई रेनू चहार, श्रीमती सुमन देवी, श्रीमती अंजू कुंडू, श्रीमती विजय कुमारी जी, श्रीमती हर्षिता गोयल, श्रीमती संतोष राठौर। ग्रुप डी में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम लेकर के जिनका चयन किया जाता है और माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित है जिसमें इन सभी का इंटरव्यू लेकर के इनका चयन किया जाता है। श्रीमती सुमन, श्रीमती रीना, श्रीमती अनीता, श्रीमती मनदीप कौर। ग्रुप ई, जिसमें कुछ हमारी स्पोर्ट्स की महिलाएं हैं, कुछ कर्मचारी हैं, श्रीमती सविता मलिक, श्रीमती स्नेहलता, श्रीमती इंदु बाला, श्रीमती राजकुमारी, इंस्पेक्टर राजकुमारी, हाँ जी। अब मैं माननीय मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस शुभ अवसर पर महिला शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हमारे मार्गदर्शन दें, क्योंकि मुख्य सचिव जी हमेशा महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूक रहते हैं।
शेल्टर होम फॉर वुमेन और प्रोटेक्शन होम्स के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज के इस आयोजन के लिए मैं महिला और बाल कल्याण विभाग को बधाई देता हूं और हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रतिभावान महिलाओं का स्वागत करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महिला सशक्तिकरण के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तम चिंतन और प्रतिबद्धता से हमें आदर्श मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके कीर्तिमय निर्देशन में बेटी बचाओ जैसे उत्कृष्ट प्रोग्राम सुनिश्चित हुए, जिसकी मानवीयता के शंखनाद से पूरा देश गुंजित हुआ है। 8 मार्च विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिंग भेद की लंबी संघर्षमय यात्रा और महिलाओं के दर्जे में आए महत्वपूर्ण बदलाव को स्मरण करने के लिए यह दिन चुना गया है। आज जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया है उन्हें मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये विमेंस डे का उत्सव आपका है। आपके परिश्रम, आपके त्याग, लगन और सफलता का उत्सव, जिससे आपने अपना, अपने परिवार का, अपने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। आप सभी को सम्मानित करना हमारा सौभाग्य है। लैंगिक असमानता एक गंभीर चुनौती है और इसके प्रति हरियाणा सरकार तक लेकर के जाती हैं और मुफ्त में लेकर के जाती हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महिला दिवस के अवसर पर आप हमें अपने आशीर्वचन दें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री मान्यवर कंवरपाल जी, हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हरियाणा सरकार मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के सेक्रेटरी कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता जी, सभी चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हमारे अन्य जिलों में आज इसी प्रकार महिला दिवस जो मना रहे 22 के 22 जिलों में, सीधे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से 7 जिले जुड़े हैं, बाकी जगह भी आज इसी समय ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, उपस्थित हमारी बहनें माताएं, विशेष तौर पर जिनको आज इस क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हमारी बहनें हैं,
और जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए आज उस विभाग से अन्य नए विषयों को लेकर के जो समझौते किए हैं, ऐसे सब बंधुगण, उपस्थित पत्रकार छायाकर मित्रों, ये महिला दिवस देश और दुनिया में हर वर्ष मनाया जाता है। प्रारंभ हुआ इसका कहते हैं कि 1909 में, बाद में इसको यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। हर वर्ष मनाते हैं। इस बार चूंकि एक तो बजट का सेशन है, इसलिए क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के नाते से यहां ये कार्यक्रम आपका बुलाया गया। दूसरा, कोविड का एक कारण है। कोविड के समय भी बड़े कार्यक्रमों का एक आयोजन पिछले वर्ष भर से वो संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तकनीक का सहारा लेकर के हम किसी भी बात को कहने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें ये साथ जुड़ी हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप यहां इस अवसर पर आए हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा कि महिलाओं का स्वागत करना अपने आप में एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं की जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार का योगदान है संसार में ही, समाज में ही, पूरे समाज और पूरे संसार में अपना एक योगदान है। भारतवर्ष में, हरियाणा में हम अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में हमारी बहनों ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब मैं समझता हूं जब महिलाओं को अलग से इस बात से प्रोत्साहित किया गया होगा कि महिला दिवस मनाया जाए, हो सकता है उस समय महिलाओं की उस प्रकार की भागीदारी न रहती हो, उस प्रकार की महिलाओं की जो उपलब्धियां वो न रहती हो, अलग से महिलाओं को संबोधन किया जाए। इतने वर्षों से करने के बाद आज इस बात का तो संतोष है कि अब महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं। कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज के अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है, तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, मां के सम्मान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत, ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है ये कम हो सके। अपराध को कम करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए ही। 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं, लेकिन मेरा दूसरा मानना है कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां, ये कई बार हल नहीं होती हैं। ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं। तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे,
अब कोई भी व्यक्ति किसी मां बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें हमारी बहनों का, माताओं का भी रोल है। उस रोल को लगातार जो एक नया अभियान 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। और इसमें विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झज्जर से मां समान हमारी बड़ी आयु की धापाताई। झज्जर में धापाताई जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? ये धापाताई बैठी है सामने। धापाताई एक आइडल बन गई है हमारे लिए, एक मॉडल बन गई है। इतनी बड़ी आयु में, ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी, तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था। लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जा करके जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानती, उन जाको समझाती हैं, समझा करके भी अपने अपने तरीके से हमारी बहनें माताएं समझाती हैं। धापाताई, आप बताएंगे कि आप क्या करती हैं ऐसे समय पर जब पता लग जाए कि हाँ इसके मन में विचार आया कि मैं लड़की को जन्म नहीं देना चाहती? धापाताई बताइए जरा। आवाज नहीं आ रही भाई, जरा टेक्निकल देखो वहां के सिस्टम में। धापाताई ने मैसेज भिजवाया मुझे, मेरे से जरूर बात कराना। खैर सिस्टम ठीक होगा तो धापाताई आएंगी दोबारा से। तो इसलिए इस कलंक को दूर करने में सारा समाज लगा है। जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि अब हमारा जो 870-71 की जो यानी सेक्स जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे, ऐसे प्रयत्न करेंगे। हेलो, आ रही है मेरी? बोलो। धापाताई बोलो। हेलो, हाँ बोलिए दादा। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेरी राम राम। राम 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 ताई। और जितने भी आपकी स्टेज पे बैठे हैं उन सब को भी बाण भैया को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया। हम अपनी धापाताई की पूरी कोशिश है कि भी गांव में जो भी बेटियों की संख्या कमी हो रही है उसको पूरा करने में हम बहुत मेहनत करके और अब इस काम को पूरा करेंगे इस साल में। और जिसका भी हमने ये पता चल जाए कि भाई इसका तब मैं हम उनके घर घर जावा जी। ठीक है। उनके जाके हम सारे परिवार ने बैठा कर समझावा। हाँ अकेली बहू ने नहीं समझाते, पूरे परिवार को समझावा। हाँ कि अभी बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी हर उस इलाके में आगे है। तो आप इस सोच को बदलो, बेटी को कहीं भी पीछे मत रखो। और हम ये जी जान से मेहनत करेंगे और इस साल में हम पूरे झज्जर जिले को सारी धापाताई सेक्स रेशो को बराबर करके रहेंगे। धापाताई कितनी धापाताई हो रही है झज्जर जिले में? कितनी 25 है जी। कितनी? 25 जी। अब मेरा कहना यह है कि बाकी सब जिलों में भी जाके
आप बाकी जगह भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको धापाताई बनाओ और ये अभियान ले लो पूरे हरियाणा में। 25 से काम नहीं चलेगा। काम वाइज, और वे सारी दापाताई हमारे साथ रहती हैं। जिसका बेटी हो जाती है उसके घर जाते हैं, उसकी सारी करवावा जी। चलो, मेरा कहना है कि और भी गांव में जाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, बाकी सब गांव में जाके भी दापाताई बनवाओ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये एक उत्साह है, उमंग है, विचार है, मन का एक संस्कार है कि समाज में एक जो सेक्स रेशियो अगर बिगड़ता है तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वो दुष्परिणाम ना हो, ये भी परिस्थितिजन्य एक बात है, इसको हमको ठीक करना है। हमारी बेटियां, जो जिस नाते से माना जाता था कि बेटियां तो शायद समाज के परिवार के ऊपर बोझ होती हैं, आज बेटियां समाज पर बोझ नहीं हैं। बेटियां दंगल लड़ गई, कहां तक पहुंच गई। बेटियां फिल्मों में, सौंदर्य में कितने नाम ले गई। बेटियां पढ़ाई में, ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूं, जो ऐसे नाम हैं जिनको हम सब याद करते हैं, जिसके अंदर हमारी कल्पना चावला हैं, संतोष यादव हैं, ममता सौदा हैं, रानी रामपाल हैं, दीपा मलिक हैं, गीता, बबीता, साक्षी मलिक, मनु भाकर। ये सब शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, खेलों में। और यदि फिल्म और सौंदर्यकरण की बात मैं करता हूं तो मनिका शौकंद, मानुषी छिल्लर, मीनाक्षी चोपड़ा बहनें कितनी ही ऐसी हैं जो इन चीजों में आगे बढ़ गई हैं। हमारी एक बहन खेलों के अंदर भी इतना, हालांकि बड़ी आयु होने के नाते आज भी वो स्पोर्ट्स पर्सन, एक सक्सेसफुल एथलीट, इस नाते से सोनीपत से जुड़ना चाह रही हैं श्रीमती सुमन अहलावत। सोनीपत में सुमन अहलावत बहन घरेलू महिला हैं, फिर भी एथलीट में हर जगह पहुंच जाती हैं और रिकॉर्ड ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल तक लिए हैं। अगर सोनीपत से बहन सुमन अहलावत जुड़ रही हो तो मैंने पूछना चाहूंगा कि आप घरेलू महिला होने के नाते भी इतना सब कैसे संभव हो पाता आपके लिए, ये सब खेल खेलना। कुल मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था में भी कनेक्शन वीक है। कोई नहीं, मैं तो एक विषय संदेश ये देना चाह रहा हूं कि हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई, 42%। जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों। हमने वो प्रावधान भी कर दिया कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं, बहनें, इनका मान सम्मान, आदर, भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास। क्योंकि मां के प्रति, मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है, कम काम नहीं है। हाँ जी, हेलो। जीवन का निर्माण व्यक्ति का ये महिलाओं के ही भरोसे होता है। वो माँ के भरोसे भी है, दादी के भरोसे भी है, पत्नी के भरोसे भी है, बेटियां भी कई बार अपने परिवार को आगे संभाल के ले जाती हैं। मैं तो कम से कम, मेरा अनुभव है कि मुझे अगर यहां पहुंचने में अगर किसी को सबसे ज्यादा, बहुतों को श्रेय दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा तो मैं अपनी मां को दूंगा। एक घटना मैंने कई बार पहले भी सुनाई है। हमारे पिताजी ने 10वीं के बाद पढ़ने के लिए मना कर दिया, पढ़ाई नहीं करनी है। संकट था, कैसे पढ़ें, गांव के बच्चे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उदास देख करके मां ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा मैंने कॉलेज में जाना, पढ़ना है। उस समय +2 नहीं होते थे, ऐसे सीधा 10वीं के बाद कॉलेज। तो फिर जाओ, क्या बात है। मैं कहा पिताजी ने मना कर दिया। तो पिताजी से फीस ही तो लेनी है और क्या करना है। मैंने कहा हाँ, बात तो उतनी और क्या करना है। तो माताएं आज भी करती हैं,
वो तो थोड़ा सा कम हो गया, नोटबंदी हुई तब थोड़ा कम हो गया मामला। नहीं तो घरों के पैसे तो संभाल के रखती हैं, अपने पतियों से अलग से छुपा के रखती हैं। तो उन्होंने मुझे 300 रुपए निकाल के दिए उस सस्ते जमाने में। हेलो हेलो और मैं जाकर के एडमिशन ले आया। पिताजी को पता लगा, डांट मुझे भी लगाई, मां को भी लगाई। फिर अगले हफ्ते कि बेटा और कोई किताबों के लिए इसके उसके लिए चाहिए तो फिर मेरे से ले जाना। मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे। कल लगे अब मना करूंगा तो 300 रुपए जाएंगे। इस प्रकार से पढ़ाई कॉलेज में शुरू हुई। अगर मान लो वो ना होती तो आज भी खेत के अंदर कहीं भी मुट्ठी हड़ लेकर के और चल रहा होता मैं। तो इसलिए बहुत रोल होता है। वो जैसे कहा जाता ना कि फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज वन वुमन बिहाइंड हिम। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ऐसे नहीं कहा गया। तो इसलिए आज मित्रों बहुत से ऐसे विषय जो परंपरागत रूप से हम इस विषय पर करते हैं वो तो आज नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मैं जरूर एक दो उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले दिनों में हमारी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक कमी थोड़ी हमसे रह गई। उसकी बाद में चर्चा हो गई कि जो ओलंपिक्स के खेल हैं, एथलीट्स के खेल हैं, उसमें पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट भी होते हैं। वो कहीं उसमें थोड़ा सा एक कदम पीछे हमारे कुछ लोग रह गए होंगे, हमारे से निकल गई, बाद में चर्चा हुई। आज मैं घोषणा करता हूं कि पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट ये भी जनरल कैटेगरी के समान बराबर रहेंगे। और इसकी आवाज उठाने के लिए भी आज पता नहीं कहीं कार्यक्रम में है कि नहीं है, हमारी एक बहन, एक बेटी दीपा मलिक ने आवाज उठाई। हमें कहा ये गलत हो गया, इसलिए इसको ठीक करते हैं। ऐसे ही एक विषय और है। मेरे पास एक नौजवान आया और बहुत ही अपनी दुर्व्यवस्था उसने कहानी सुनाई। काफी देर सुनाने के बाद उसने एक दो बातें कही, मुझे पहले तो समझ में आई नहीं। कहने लगा कि मुझे ये पता नहीं मेरी माँ कौन है, मुझे ये पता नहीं मेरा बाप कौन है, और मुझे ये पता नहीं मेरी जाति क्या है, मैं किस वर्ग से संबंधित रखता हूँ। मैं एक बाल गृह में पढ़ाई करता था, मानो पालन पोषण वही होता था। 18 साल के बाद, नियम है सरकारी, उसको बाहर निकाल दिया और अब उसकी आयु 26-27 वर्ष हो गई। बाहर निकल करके कहीं छोटी मोटी नौकरी करता रहा, कहीं होटल पर, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ाई चालू रखी उसने। पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट हो गया। नौकरी लेने के लिए जाता था तो पूछते थे तुम्हारी जाति क्या है, कैटेगरी क्या है। कहते मुझे पता नहीं होता था। माता पिता के नाम क्या है, तो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं बाल गृह के, उसका नाम लिखवा दिया, यही हमारे पिताजी हैं। वहाँ की जो माई आया होती है उसका नाम लिखवा दिया मैं, इसकी जो है माँ के नाम वो लिखे जाते हैं वहाँ। लेकिन फिर भी उसकी मनस्थिति क्या थी, जैसे उसको लगता मेरा कोई अपना नहीं है। तो हमको थोड़ा चुभ गया। पता नहीं क्यों उस बाल गृह में उसकी माँ छोड़ गई, कहीं से वो कूड़े में से मिल गया, लेकिन 1 साल से छोटा ही था कि उस बाल गृह में उसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। तो ऐसे जो बालक होते हैं आज भी जो छोड़े जाते हैं उनको कहते हैं हम सरेंडर्ड, क्या अबंडन, अबंडन 1 साल से नीचे, 5 साल नहीं, सरेंडर्ड 1 साल से नीचे। तो वो सरेंडर की श्रेणी में था, 1 साल से छोटा था जब उसका नाम लिखा गया। वहां हमने रिकॉर्ड सारा निकलवाया। फिर जो अबंडन होते हैं वो 5 साल से छोटे होते हैं, जिनको माँ बाप या तो छोड़ देते हैं या कहीं वो भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं, पुलिस को मिल गए, अब उनका कोई अता पता लगता नहीं है। हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ढूंढने की कोशिश करती है कि माँ बाप इसके कहीं मिल जाएं, लेकिन जब नहीं मिलते तो उनको भी वहीं बाल गृह में ही रखा जाता है। अब ऐसे इनका भविष्य कुछ नहीं है, इनके आगे अंधेरा है, क्या करें। अब हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं। पॉलिसी क्या बना रहे हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं सरेंडर और अबंडन, 1 वर्ष के या 5 वर्ष के छोटे जो एडमिट हुए, उनको 22-18 वर्ष तक तो वो बाल गृह में रहेंगे जैसे पहली व्यवस्था है। अब 18 से ऊपर का जो संकट है वो ये है कि वो क्या करें। हमने तय किया है कि 25 वर्ष तक
या उससे पहले अगर कोई उनकी शादी कराने का कोई सिलसिला बन गया, उसमें भी प्रशासन ही सहयोग करता है, कोई शादी हो जाए, तब तक उनका पूरा खर्च वो पढ़ाई करें, किसी भी रुचि के हिसाब से उनकी जो बुद्धि काम करती है, जितना टैलेंट है उनमें, वो सारी पढ़ाई, उनका रहना सहना, ये सारा सरकार करेगी। यानी अब उनका पालन पोषण, माई बाप, उनका वो सरकार रहेगी। और 18 वर्ष के बाद अगर पढ़ाई में रुचि है तो पढ़ाई करें। मानो पढ़ाई में रुचि नहीं है, 18 वर्ष तक 10वीं 12वीं कर ली, 12वीं भी हो सकती है 18 वर्ष तक, तो फिर उसको ग्रुप सी और डी की नौकरी उसकी पढ़ाई के हिसाब से, एक्स ग्रेशिया के हिसाब से तुरंत मिलेगी। उसको ना कोई एग्जाम देना, ना उसको इंतजार करना। जैसे ही 18 के बाद हुआ सरकारी उसकी नौकरी, 18 के बाद नौकरी देते हैं ना, एज 18 ही होती है ना, हाँ, एज आड़े तो नहीं आती ना, हाँ, तो उसको नौकरी कोई भी डी और सी ग्रुप की उसकी एक्स ग्रेशिया मिलेगी। लेकिन यदि वो ज्यादा पढ़ लिख गया, बाद में 18 के बाद हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो ग्रुप ए और बी का भी हकदार हो जाता है। तो ए और बी में उसको कंपीट करके आना होगा, उसमें कंसेशन मिलेगा उसको। ये जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा जो एक वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, उसका जो उसको लाभ मिलेगा, उस श्रेणी में उसको माना जाएगा, ताकि उसको और लाभ हो जाए। नौकरी जब सरकार देगी तो उसका पूरा पैसा, नौकरी में पैसा मिलेगा, वो बैंक में जमा होगा। उसका खाना पीना, खर्चा पानी तब भी सरकार ही करती रहेगी। उसके उस पैसे में से उसको अपना गुजारा नहीं करना। हाँ, 20% पैसे तक वो अपना कोई खर्चा करना चाहे, कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष तरह की ट्रेनिंग लेनी है, कुछ लेनी है और कुछ लेना है, तो वो 20% पैसे का वो हकदार होगा, साथ साथ निकालता रहेगा। जब शादी हो जाएगी 25 साल से पहले या 25 साल होने के बाद, वो पैसा सारा निकाल के उसको दे दिया जाएगा। और अगर उसका परिवार हो गया है, शादी हो गई है, तो उसको जब तक अपने को मकान की व्यवस्था नहीं होती, तब तक उसको रहने की व्यवस्था भी सरकार फ्री करेगी। क्योंकि ये बालक ऐसा है जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। हम बाकियों की तो करते रहते हैं, जिसने निर्माण कर ली उसको आरक्षण दे दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, सहायता दे दी। लेकिन ये जो बालक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इसके माई बाप सरकार है। सरकार उनकी शादी तक सारा देखभाल करेगी, या 25 वर्ष तक आयु तक सब देखभाल करेगी। 25 वर्ष का हो गया फिर वो कुछ नहीं करता, तो उसको छोड़ देंगे, फिर अपना अकेले जैसे बाकी लोग गुजारा करते हैं अपना करेंगे। तो ये एक योजना, इस योजना का नाम है हरिहर योजना। ये अवसर मुझे लगा कि इस समय इसकी घोषणा करने का उचित ये अवसर है, इसलिए मैंने आपको बताया है। पुनः आज के इस अवसर पर हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं ये सक्षम बने, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, और सबसे बड़ा काम सुरक्षा के नाते से इनकी सुरक्षा करने में सरकार या संस्थाएं जो काम ज्यादा कर सकती हैं, उस काम के लिए हम तत्पर रहेंगे। ऐसा आह्वान करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर इस शुभ दिन को उत्सव की तरह हमारे साथ मनाया, और मैं आशा करती हूँ कि इनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहेगा। कहते हैं कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाएं, बल चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, और अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाएं। तो मैं श्रीमती कमलेश ढांडा, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सरस्वती जी की मूर्ति देके माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व में महिला एवं बाल विकास के सचिव श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
मुख्यमंत्री। मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी को सम्मानित करें। अब मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती कमलेश ढांडा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को भी सम्मानित करें। और अब मैं श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्य सचिव महोदय को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और कार्यक्रम के अंत में मैं विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रतीक हुड्डा को अपना समय निकाल कर आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदया, श्री विजयवर्धन मुख्य सचिव, डॉक्टर राकेश गुप्ता सचिव, डॉक्टर रेणु फूलिया महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा तथा उपस्थित अधिकारीगण व सभी मेरी माताओं और बहनों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के बावजूद आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आने के हमारे अनुरोध को स्वीकारा और अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय व अनुकरणीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मैं माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती कमलेश ढांडा जी का भी विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन अनुसार इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सका है। मैं उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता और महानिदेशक डॉक्टर रेणु फूलिया जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश अनुसार इस कार्यक्रम को सफल आयोजित किया जा सका है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा से कार्य करके इस समारोह को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं सभी सम्मानित विजेता महिलाओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय व अनुकरणीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्राप्त किए तथा आशा करता हूं कि वे इसी प्रकार भविष्य में भी आगे बढ़ते हुए बुलंदियों को छुएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं विभाग की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने जो हमें 2 लक्ष्य दिए हैं, बच्चों में कुपोषण को खत्म करना और महिलाओं और किशोरियों में अनीमिया को कम करना, हम इन दोनों लक्ष्य को भी माननीय मंत्री महोदया के मार्गदर्शन में पूरा करके दिखाएंगे। आप सबका आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आए हुए सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगी कि सामने चाय का इंतजाम है, कृपया चाय लेकर के जाएं। और पीछे की तरफ भी जो महिलाएं आई हैं उनके लिए पीछे की तरफ भी इंतजाम है, कृपया वो भी चाय लेकर के जाएं। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।